हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इथिकल आईएएस। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके पीसीएस और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। तो आइए हम लोग थंबनेल वाले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने ढेर सारे सोशल मीडिया पे देखा होगा, ताजमहल के आसपास जो गार्डन है उसमें पानी लग गया है। और ये भी न्यूज़ में सुने होंगे आप लोग कि ताजमहल के अंदर अब पानी जा रहा है लीक करके। तो इस न्यूज़ को द हिंदू ने कवर किया है। आइए इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए ये ताजमहल हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है और रिसेंटली लगातार 3 दिन बारिश होने के बाद आगरा में जो ये ताजमहल है वहाँ पानी जम गया था और ये भी देखा गया कि ताजमहल का डोम जो है ऊपर में गुंबद, उसके थ्रू पानी लीक कर रहा। तो दोस्तों, इस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे कि एसआई करके शॉर्ट में जानते हैं हम लोग, उन्होंने ड्रोन के थ्रू इनका इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि कोई डैमेज वगैरह नहीं है साइट हेरिटेज में या स्ट्रक्चर में, इसका बस थोड़ा सा लीकेज वगैरह हो रहा था। तो ये रहा दोस्तों एसआई का जो स्टेटमेंट था। वो उन्होंने कहा कि वी सॉ लीकेज इन द मेन डोम ऑफ द ताजमहल बट व्हेन वी चेक्ड we found it was due to seepage and there was no damage to the main dome। उन्होंने कहा कि डोम में कोई डैमेज वगैरह नहीं है, बस थोड़ा बहुत लीकेज या सीपेज वगैरह था, इसी वजह से वो पानी अंदर जा रहा था। दोस्तों, कंसर्न का बात यह है कि ये हाईलाइट करता है कि देखिए हमें किस तरह से स्मार्टर आर्किटेक्चर होना चाहिए, बनाना चाहिए आर्किटेक्ट वगैरह, किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए कि हमारा जो भी हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और हमें दोस्तों ऐसे चैलेंजेस को हैंडल कर सके। उस हेरिटेज को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं, आप जानते हैं कितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे और ये टूरिस्ट प्लेस होते हैं मेनली, और फिर हमारे कंट्री का स्ट्रेंथ को, यूनिटी, ये सब भी दिखाता है और कल्चरल हेरिटेज है उनको दिखाता है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से इन सब चैलेंजों से हमें टैकल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टूरिस्ट लोगों की वजह से कितना इकोनॉमी में बेनिफिट होता है हमारा। और ये बेसिक सा बात है दोस्तों। ताजमहल आप जानते होंगे शाहजहां ने बनवाए हैं मुमताज के याद में और यह यमुना रिवर के बैंक में है, साइड में, और इसे बनाने में 17 साल लग गए और यह लगभग 1631 से 1648 एडी के बीच में बना है। ये याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ताजमहल जो है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है। ये हमारा नेशनल इम्पोर्टेंस का एक दर्जा दिखाया जाता है इसके थ्रू, और इसे दिसंबर में 1920 में सेंट्रली प्रोटेक्टेड किया गया है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यह जो है दोस्तों 1983 में बना। इसे भी याद रखिएगा, ये भी वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे। और इनका तो दोस्तों यूनिक ये है कि ये इनका जिस तरह से बनाया हुआ है, वो डोम इसके ऊपर या फिर गुम्बद वगैरह, उनका दोस्तों सिमेट्री है, पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गजब का सिमेट्री है उसमें। और उनका फिर वर्क जो है उस पे बाहर से अंदर से, वो भी लाजवाब वर्क है उसमें। तो दोस्तों, ये इसमें अभी हमने बात किए थे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के और इनका मेन पर्पस रहता है दोस्तों रिसर्च और प्रोटेक्शन देखना, रिसर्च करना और प्रोटेक्शन देखना। जो भी कल्चरल हेरिटेज रहते हैं, साइट्स रहते हैं कंट्री में, नेशन में, उनका प्रोटेक्शन और उन पर रिसर्च करना। दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लगभग 3650 एंशिएंट जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनको एडमिनिस्टर किए हैं और जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह हैं, रिमेन्स जो भी बचे हुए रहते हैं बहुत पुराने सालों के, उनको इन्होंने रिसर्च किया है। इनका एक्टिविटीज़ में दोस्तों इंक्लूड रहता है एक्सप्लोरेशन करना, एक्सकवेशन करना और कुछ साइट्स वगैरह जो कंजर्वेशन करना, मेंटेनेंस करना, ये सब इसके अंडर आ जाते हैं। और ये दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड किया गया है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, उस आर्टिकल में उतना ही है। आइए हम लोग अगले आर्टिकल पे चलते हैं। हाल ही में दोस्तों न्यूज़पेपर में वन नेशन वन इलेक्शन फिर से चर्चा में रहा है और आप जान रहे होंगे कि जब से मोदी जी आए हैं 2014 में, उसके बाद से ये, हालांकि हर साल हर टर्म में इनका चर्चा में रहता है वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस बार कहा जा रहा है कि इस टर्म में, मोदी जी का इस टर्म में लगभग वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आगे क्या होगा देखेंगे हम लोग, बट इस आर्टिकल में क्या है वो देखते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन क्या, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, द हिंदू का इस आर्टिकल में देखा जाए तो बोला गया है कि सेंसस वगैरह भी जो है 2011 के बाद नहीं हुआ है। लास्ट सेंसस हमारा 2011 था, तो उन सब चीज़ों पे भी काम किया जाएगा और फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन पे भी
फोकस रहेगा इस बार कि हो जाए किसी तरह, और इस पे ज़्यादा जोर इस बार दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन तो सिंपल आप समझ ही रहे होंगे कि अगर कंट्री है तो फिलहाल अभी जो हो रहा है आप देख रहे होंगे कि स्टेट का जो इलेक्शन हो रहा है वो अलग हो रहा है, फिर सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन हो रहा है वो अलग हो रहा है। फ्रीक्वेंटली इलेक्शन आप देखते होंगे आपके स्टेट में हो रहा है, फिर सेंट्रल लेवल पे हो रहा है लोकसभा का चुनाव। तो इस तरह से, और उन चीज़ों को साइमल्टेनियस करने के लिए ये बात कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन में। कुछ चैलेंजेस हैं दोस्तों इसमें। पहले कंसर्न क्या है ये देखते हैं, वही चैलेंजेस कंसर्न। हमारा आर्टिकल जो है दोस्तों 83 क्लॉज 2 और 172, ये दोनों आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, यह लोकसभा और स्टेट असेंबली को दोस्तों जो भी उनका रिस्पेक्टिव टेन्योर रहता है, जैसे कि 5 साल का टेन्योर रहता है आप जानते हैं, तो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक उनका टर्म चलता है, और फिर या फिर बीच में डिसॉल्व हो जाए, और या फिर जैसे कि आर्टिकल 356 दोस्तों, आर्टिकल 356 आपका प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है दोस्तों। जब ये सब लगता है तो आपका वो डिसॉल्व हो जाता है, जो भी अर्लियर असेंबलीज रहते हैं। तो ये सब कंसर्न आते रहता है दोस्तों स्टेट में, सेंट्रल लेवल पे जब रूलिंग पार्टी मेजोरिटी वगैरह में नहीं रहता है तो डिसॉल्व कर दिया जाता है लोकसभा। आप जानते होंगे दोस्तों, ये पॉलिटी में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, वो कभी आएगा तो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल वन इलेक्शन वन नेशन का बात करते हैं हम लोग। और दोस्तों एक और सीरियस क्वेश्चन यह है कि अगर मान लीजिए बीच में कभी मिड टेन्योर में ये कोलैप्स कर जा रहा है तो फिर क्या होगा। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन का बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, जो वो कहते हैं, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो अगर मान लीजिए बीच में कभी कोई स्टेट में इंसर्जेंसी वगैरह हो या कुछ हो, तो बाय चांस अगर स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हो जा रहा है, लोकसभा डिसॉल्व हो जा रहा है, फिर तो दोस्तों उनका जो नया बनेगा इन गवर्नमेंट फिर से जो री इलेक्शन होगा, तो फिर वो तो फिर अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट करेगा। ये सब थोड़ा कंसर्न है दोस्तों। और थोड़ा बहुत देखा जाए तो फेडरलिज्म से रिलेटेड कंसर्न पैदा कर रहा है। पावर तो दोस्तों सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी उन लोगों को है, तो उसमें भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट रहेगा, कंट्राडिक्ट रहेगा। और दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से हाईलाइट किया गया है कि देखिए अगर फ्रीक्वेंट इलेक्शन वगैरह हो रहा होता है तो ज़्यादा खर्चा हो जा रहा होता है इलेक्शन कराने में। तो अगर हम एक टाइम पे दोनों स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों का अगर इलेक्शन करा रहे हैं तो बहुत सारे पैसे बचेंगे, ये कहना है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन ये जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कमिटी बनाया गया था एक, उसका हेड ये थे फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद, और इनका क्या फिजिबिलिटी रहेगा, कैसे ये सक्सेस हो पाएगा, इस पे वो अपना कमिटी काम कर रहे थे। और दोस्तों पीएम मोदी जो है इस पे हालांकि अपना स्ट्रांगली इस पे लगे हुए हैं कि किसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए, और फिर जो भी बेनिफिट्स हैं वो मेंशन करते हैं अपना आर्ग्यूमेंट में। दोस्तों अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो ये पहले होता था दोस्तों लगभग 1952 से 1967 तक कंटिन्यूसली। आज़ादी के बाद दोस्तों 1952 से 1967 तक कंटिन्यूसली 4 टर्म जो रहा है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ है हमारे कंट्री में। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या ना कि कुछ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन जो हो गया, समय पूर्णे से पहले जो लोकसभा या स्टेट असेंबलीज वगैरह डिसॉल्व हो गया, उसके बाद से दोस्तों ये थोड़ा वो होता है ना साइमल्टेनियस इलेक्शन होना बंद हो गया, तब से ये डिसरप्ट हो गया। तो लगभग ये 1968 में दोस्तों एक बार ये डिसोल्यूशन हो गया था, और फिर 1969 इलेक्शन के टाइम में। तो यही कंसर्न है दोस्तों इसमें भी। तो आगे इस पे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए दोस्तों। ये वही मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि साइमल्टेनियस पोलिंग हो स्टेट और लोकसभा दोनों का, इंस्टीड ऑफ सेपरेट और कंटिन्यूस इलेक्शन। देखते होंगे कि आपके बगल वाले स्टेट में न्यूज़ में देखते होंगे इलेक्शन हुआ, फिर पता चला अगले मंथ या 2 मंथ के बाद हमारे स्टेट में हो रहा है, फिर 5 मंथ के बाद पता चला कि सेंटर का हो रहा है, लोकसभा का। तो इस तरह से एक तरह से देखेंगे तो फ्रीक्वेंट होता जा रहा है इलेक्शन। तो इसी को एक टाइम पे हो, इसी को वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। उतना कन्फ्यूज़न नहीं रखना आप लोगों को। तो आज का करंट अफेयर्स का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।